नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स जैसे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए अपियर होते हैं और उनमें से कुछ सफल भी होते हैं और कुछ असफल भी होते हैं। और खास बात यह है कि असफल लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी माइन्यूट गलतियों के कारण असफल होते हैं, जो अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी और मानकों के कारण असफल होते हैं, जो आज भी सफलता का शॉर्टकट माध्यम ढूंढ रहे होते हैं, वो असफल होते हैं। क्योंकि दोस्त, सफलता का कोई भी शॉर्टकट माध्यम नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी के बाद एसएससी ही होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सचिवालयों में बैठाने का दम रखता है। जब तक आप अपने विषय का फुल कमांड और फुल डिटेल नॉलेज कलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम इन्हीं मानकों को पूरा करते हुए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रोनाउन मास्टर क्लास सीरीज के तीसरी क्लास के साथ मौजूद है। आज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर वर्ष इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न कह रहे हैं। तो टॉपिक पर चलने से पहले आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न मैं नहीं रख रहा हूं, प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के ही प्रश्न हैं। पहले आप प्रश्नों को देखिए, सेल्फ टेस्ट करिए, फिर मैं चलता हूं टॉपिक पे। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वी एंजॉयड इन द पार्टी वेरी मच। देखते रहिए। दूसरा प्रश्न है, ऑल माई फ्रेंड्स एंजॉयड डांसिंग इन द पार्टी वेरी मच। मैं इन दो प्रश्नों को रिपीट किया हूं, इसमें कुछ रहस्य है। आइए देखते हैं आगे क्या है। शी इंट्रोड्यूस्ड टू द मैनेजर प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, सेल्फ टेस्ट करने का प्रयास करिए। कुछ लोग आ भी रहा होगा, नहीं आ रहा, एकदम फुल डिटेल आपको घुमा घुमा कर जितने तरीके से प्रश्न बन सकता है, जितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उतने तरीके से आपके सामने रखूंगा। आफ्टर सीइंग हर रिजल्ट शी पॉइजन्ड लास्ट नाइट। लास्ट क्वेश्चन है, एनी ऑफ द टू फोटोज दैट रिफ्लेक्ट नेचुरल ब्यूटी इज वर्थ सेइंग। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आए हुए हैं। सेल्फ टेस्ट करिए अपने आप को, फिर मैं चलता हूं टॉपिक पे। ओके माय डियर, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आज इस टॉपिक का पूर्णतः डायग्नोसिस करेंगे आप, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तमाम प्रकार के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके प्रीवियस से आ चुके हैं, और ये भी देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे बदल करके एग्जामिनर आपको परेशान करता है। उन सारे पॉइंट्स पर हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहले सिंपल बातें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो स्वयं के अर्थ में आता है, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। अब कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। जैसे आई है तो माई सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ। अर्थात ये देखा गया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो पोसेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं। दैट्स क्लियर। जबकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वन का वन सेल्फ, इट का इट सेल्फ, इस तरीके से। अर्थात इसमें देखा गया कि थर्ड पर्सन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं। तो आएंगे प्रयोग की बात करते हैं। अगर प्रयोग अगर देखा जाए तो ध्यान रखिए, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ऑलवेज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसके हिसाब से आता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए, पहले सिंपल देखिए, वह स्वयं चाय
बनाता है। अभी आपको इसको देख करके प्रश्न और उठ सकता है क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें, इसी में आगे चल करके। तो क्या होगा, ही, सब्जेक्ट क्या ही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगेगा, हिमसेल्फ, अर्थात ही मेक्स टी हिमसेल्फ। अब ध्यान लेंगे, अगर सेंटेंस में हिंदी वाक्य में स्वयं वर्ड आया है, दैट्स वेरी सिंपल दैट कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे ही, है ना। जैसे कह दिया जाए राहुल स्वयं अपनी जीविका कमाता है, ठीक, राहुल स्वयं अपनी जीविका कमाता है ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, राहुल, राहुल का मतलब क्या है, ही, पहले देखिए राहुल अर्न्स हिज लिवलीहुड हिमसेल्फ। बात क्यों, क्योंकि देखो यहां स्वयं वर्ड आया है हिंदी में, हिंदी में स्वयं वर्ड आया है, दैट्स वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि हमें यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए, दैट्स क्लियर, हमें क्लियर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, और हिंदी वाक्यों में ऐसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है, यदि सेंटेंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, आपके एग्जाम में हिंदी में तो सेंटेंस देगा नहीं, और आपके एग्जाम में सेंटेंस इंग्लिश में लिखा मिलेगा, फिर आप कैसे पहचानेंगे कि यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब द वर्क विच रिफ्लेक्ट टू द सब्जेक्ट, देयर वी यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात जब कोई एक्शन रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है तो हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होना, अर्थात उसका परिणाम सब्जेक्ट पर ही आ जाए, तो वहां पर हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, सी किल्ड लास्ट नाइट, सी किल्ड उसने मारा, ध्यान रख, सी किल्ड उस लड़की ने मारा, अब किसको मारा, लेकिन उसने काम तो किया ना, अब ये एक्शन करने में कोई ना कोई तो मरा होगा ना, बात समझ आ रही ना, अगर कोई ना कोई मरा है तो कौन मरा है, इट मींस यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है जिस पर इस वर्ब का प्रभाव पड़े, यहां कोई ऑब्जेक्ट होता तो इस एक्शन का प्रभाव इस पर पड़ता, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात इस एक्शन का प्रभाव डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट पे आ रहा है, अर्थात वो किसी को नहीं मारा तो उसने स्वयं को मारा, अर्थात अब हम यहां पर क्या करेंगे, सी किल्ड हरसेल्फ लास्ट नाइट। बात क्लियर, समझ में आया। फिर देखो, जैसे कह दिया जाए मोहन पॉइजन्ड लास्ट नाइट, अब देखो मोहन ने जहर दिया, अब एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब इस एक्शन का प्रभाव जहर किसको दिया, अरे कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जहर दिया, क्या इस जहर को रिसीव करने के लिए क्या कोई रिसीवर है, अर्थात क्या कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नहीं, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका एक्शन का प्रभाव डायरेक्ट सब्जेक्ट पर ही रिटर्न बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, अर्थात अब हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात अब हम शब्द के हिसाब से इस वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा, मोहन पॉइजन्ड हिमसेल्फ लास्ट नाइट। बात क्लियर, इतनी बात, इसका मतलब यह स्पष्ट है, अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपका है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है सेंटेंस में, अर्थात किसी वर्ब का रिसीवर बन जाता है, उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं, और ऑब्जेक्ट होने के नाते ध्यान रखेंगे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपका है वर्ब के बाद ही आता है, क्योंकि वर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब हम कहें कि भाई वर्ब के बाद ही क्यों आता है, सेंटेंस लास्ट में क्यों नहीं आता है ना, नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसीलिए क्या होता है, ये
वर्ब के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर। यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हम इसको हिंदी वाक्यों में कैसे डिसाइड करते हैं, और इंग्लिश में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे हम। दैट्स क्लियर। आइए कुछ और महत्वपूर्ण रूल्स को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। तो अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आइडेंटिफाई कर ले हम इजिली कि यहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, है ना माय डियर। ये कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स बहुत ज्यादा हैं, फिर क्या मतलब है सब पढ़ने के लिए, जो एग्जाम में अक्सर देखी गई हैं हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, जिस पे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं की चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ढंग से आप देख लीजिए। अवेल फायदा उठाना, अरेंज रिवेंज बदला लेना, है ना, रिजाइन रिजाइन देना कहीं पद, अब्सेंट प्रेजेंट आप समझ ही रहे हैं आप, है ना, हर्ट किसी को हर्ट करना, चीट धोखा देना, बीटेक माने गला काटना, एंजॉय मजा करना, पॉइजन जहर देना, इंट्रोड्यूस करना किसी को, है ना, किल हाइड इंजर्ड एंड कट। ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। ये रहा है आपका नियम। लेकिन क्या वास्तव में हम इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर ही देते हैं, या इसके पीछे कोई और सीक्रेट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं? आइए लेट्स सी सम एग्जांपल्स, है ना। जैसे कह दिया जाए शी इंट्रोड्यूस्ड टू द मैनेजर प्रॉपरली। लेट्स सी, शी इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? ध्यान रखो, क्या इस वर्ब का कोई रिसीवर है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं? आंसर मिलता हाँ, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अर्थात इसको रिसीव करने वाला कोई होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसका प्रभाव डायरेक्ट सब्जेक्ट पड़ेगा, यही पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम प्रयोग कर देंगे। इसका मतलब ये निकल करके आया माय डियर, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, मींस हम यहां पर क्या प्रयोग करेंगे? हिमसेल्फ। क्लियर? अर्थात यदि वह किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। दैट्स क्लियर, समझ में आ गई ना? अब ध्यान दे, इसका मतलब यहां क्लियर है कि इंट्रोड्यूस के बाद ही नहीं, जितनी क्रियाएं हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माय डियर, काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। क्लियर? इस क्लियर दैट अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है ना, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ला करके सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने जा रहे हैं ना। और जब ऑब्जेक्ट खुद बन रहा है और जब ऑब्जेक्ट स्वयं यहां पर आ जा रहा है तब तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात अगर हम इसको ऐसा लिखें, अर्थात सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मैनेजर। अब देखो किसको इंट्रोड्यूस किया? मी, अर्थात यहां पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद है, अब यहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। दैट्स क्लियर। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, इसे मैं कई तरीके से आपको मोल्ड करके बताऊंगा जितने तरीके से एग्जाम में आया हुआ है। पॉइजन्ड लास्ट नाइट, बताओ। अब यहां देखो, ये क्या है? हमारा वर्ब है। क्या इस वर्ब के बाद कोई रिसीवर है? मींस क्या कोई ऑब्जेक्ट है जो इस एक्शन को रिसीव कर ले? नहीं ना। अर्थात इस एक्शन का प्रभाव फिर किससे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पड़ रहा है। अर्थात यहां हमें अर्जेंटली हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो कि नहीं दिया गया है। इसी को पूरा करने के लिए हम इसके हिसाब से यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। दैट्स क्लियर। और हिमसेल्फ क्या बन गया यहाँ पर? और ये जो हिमसेल्फ है किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर इसी को वैसा लिखे, द पुअर मैन
पॉइजनड हर सन लास्ट नाइट। अब बताएं, अब देखिए ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रिसीवर अर्थात है पॉइजन किसको दिया गया, इस सन को, अर्थात इसने पॉइजन को रिसीव कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, ये उल्टा आकर के सब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं डाला, अर्थात ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है। अब हमें यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, मीन्स अब यहां सेंटेंस क्या है आपका सही। तो ध्यान रखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते समय कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, है ना। क्या कॉन्सेप्ट बना आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेकंड केस में इन क्रियाओं के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा, ध्यान रखें, लेकिन ध्यान नहीं रखने वाली बात है यदि ऑब्जेक्ट मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। दैट्स क्लियर, एनी डाउट। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्लियर ना। अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था वी एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट, या इन द पार्टी वेरी मच, यही कहा गया सेंटेंस में, पहला सेंटेंस। अब देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका एंजॉय, उन्होंने एंजॉय किया, अरे काहे का एंजॉय किया, किस बात का एंजॉय किया पार्टी में, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, अब ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो अब देखो क्या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ये क्या है माय डियर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, अर्थात यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये क्रिया वो क्रिया है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, अर्थात लगाएंगे हम आवरसेल्व्स। दैट्स क्लियर। इसी के लगे यहां दूसरा एग्जांपल दिया गया था, ऑल माय फ्रेंड्स enjoyed dancing in the party very much। क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या आ गया, किस बात का एंजॉय किया उन्होंने, डांस करने का, ये क्या है अभी ऑब्जेक्ट, अर्थात इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए अब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग नहीं करेंगे और सेंटेंस क्या है आपका सही है। दैट्स क्लियर। अब उम्मीद करते हैं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेंगे, है ना। यहां तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑब्जेक्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज कर दें। लेकिन अब यहां पर भी एक रहस्य और छुपा हुआ है, यही एसएससी ने आपको एक टर्निंग पॉइंट दे करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द पुअर मैन poisoned his son and him last night। अब देखो है ना, द पुअर मैन पॉइजनड हिज सन। अब ध्यान दो, अब यहां एक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना, है ना। अर्थात इसे देखा जाए तो अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ऑब्जेक्ट आने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अब यही एसएससी ने आपको टर्निंग पॉइंट देकर के आपसे गलती करवाना चाहता है। क्या, अब यहाँ पर हिम दे दिया, और ये जो हिम है इसी सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, सब्जेक्ट को। सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि ये पुअर मैन अपने पुत्र को जहर दिया और स्वयं यहाँ मौजूद है, अर्थात तो यहाँ पर गलत हो गया, अर्थात पुत्र को भी दिया स्वयं को भी दिया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो ये ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो केयरफुल रहेंगे। पहले पॉइंट आपका ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे केस पे आते हैं, बहुत ध्यान देंगे उसको। केस नंबर 3 ये कहता है, ध्यान रखें कि जो वर्ब्स जो दी गई है आपकी वर्ब्स इन पैसिव वॉइस हो,
पैसिव वॉइस हूं, ध्यान रखिए आप, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करें। क्यों नहीं करें, कारण जानिए। जैसे कह दिया जाए, मैंने अभी क्वेश्चन दिया, ही पॉइजन्ड लास्ट नाइट, मैंने सिंपल क्वेश्चन लिख रहा अभी मैंने कहा ही पॉइजन्ड लास्ट नाइट, अर्थात ये क्या है, ये अगर आपका वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या है माय डियर, डूअर है। काम किया इसने, जहर दिया, और जहर को रिसीव करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जहर इसके पर प्रभाव डाला, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग कर दिया। दैट्स क्लियर। अगर इसी को ऐसा कह दिया जाए, ही वॉज पॉइजन्ड लास्ट नाइट, ध्यान रखें, अगर ही वॉज पॉइजन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात उसको जहर दिया गया। अब ध्यान दो, उसको जहर दिया गया, अब यहां डूअर नहीं है, यहां पर स्वयं में क्या है, रिसीवर है। जहर कौन दिया पता नहीं, है ना, किसको दिया, इसको जहर दिया गया, अर्थात स्वयं रिसीवर है, अर्थात स्वयं क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस क्रिया का स्वयं क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे और आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। क्योंकि डूअर होता है तो इस क्रिया का प्रभाव इस पर रिवर्स होता, रिफ्लेक्ट होता, लेकिन स्वयं रिसीवर है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। दैट्स क्लियर। अगर एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कह दिया जाए, राधा वाज बी टेकन, राधा का गला काट दिया गया, है ना। अब ये आपका वर्ब है, पैसिव वॉइस में है, अर्थात अब देखो क्या, राधा यहाँ डूअर है, राधा का गला काट दिया गया, कौन काटा पता नहीं, अर्थात यहाँ डूअर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर राधा क्या है, स्वयं रिसीवर है, ध्यान रखें, स्वयं राधा क्या रिसीवर है, मीन स्वयं एक्शन का ऑब्जेक्ट है, अर्थात अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा गहराई से ध्यान देंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप अटेंड कर पाएंगे और फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ही दिए गए हैं। आइए सेल्फ को भी टेस्ट करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन को भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवरसेल्फ फिट। अपने आप को फिट रखने के लिए वी मस्ट टेक, यहां तक सही है, रेगुलर एक्सरसाइज सही है, टू कीप आवरसेल्फ फिट। अब देखो यहां सब्जेक्ट क्या है, वी है, आप गलती कहां, यहां है, तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स हो जाएगा, प्लूरल है ना, इसलिए आवर सेल्व्स हो जाएगा। क्लियर। दूसरा, ईच सिगरेटी विच अ पर्सन स्मोक्स डज नॉट हार्म टू हिमसेल्फ। अब ध्यान दो, अब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आया है। अब रियल में सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ईच सिगरेटी है। अब सिगरेट पिएंगे, सिगरेट स्वयं को तो हर्ट करेगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हम लिविंग बीइंग के साथ ही लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है ना। अब देखो, सिगरेटी हिमसेल्फ है, अर्थात ये गलत है। हार्म किसको करेगा, इस पर्सन को करेगा जो पिएगा, अर्थात यह प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस हिम। क्लियर। तीसरा, इफ यू आर क्वेरल among yourself, we should not be able to solve your problems। अब भैया कहेंगे यू आया है तो यू सर योरसेल्फ सर सही तो लग रहा है, और आप झटके में निकल भी जाएंगे और नो ईयर मार कर चले भी जाएगा नहीं। बी केयरफुल, ध्यान रखेंगे इसमें दो वर्ड होते हैं, अर्थात ध्यान रखें, यू आपका सिंगुलर होता है, लेकिन यहीं पे अगर आ जाए यू आल आ जाए तो क्या हो जाता है, प्लूरल आ जाए, अर्थात ऑल ऑफ यू आ जाए तब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे आप। क्लियर। तो यहाँ का यू ऑल, अर्थात यहाँ पे क्या हमारे लिए प्लूरल है, अब प्लूरल होने के नाते सेल्फ नहीं सेल्व्स लगना चाहिए, अर्थात योर सेल्व्स हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन,
आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब आप कहेंगे सर अवेल के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आया है और विद्यार्थियों क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आए हैं। खास बात यह है क्यों, अब हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि सर अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम ए पार्ट में लगाएं कि बी पार्ट में लगाएं, है ना। अर्थात यहां भी लगाएंगे तब भी सही होगा, तो ऑफ के पहले लगाएंगे तब भी सही होगा, लेकिन बी में होगा ए में होगा, तो लगाएं कहां, डोंट प्रॉब्लम, क्योंकि ये नियम है कि इसी के बाद वर्ब के बाद ही लगता है। तो जिस पार्ट में वर्ब होगा उसी पार्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अर्थात यहां पर आप क्या लगा देंगे, आप माई सेल्फ। दैट्स क्लियर, ध्यान रखें। पहले पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ही वाज absented himself from the meeting last day। अब he was absented, अब देखो गलत कहां है इसमें, पहले सेंटेंस को चेक करो, ही के हिसाब हिमसेल्फ आया है, यार सही तो लग रहा है। सर ने बताया भी है कि इन क्रियाओं के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे केसेस को 1 2 3 पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तब तक आप गलत करने की उम्मीद ज्यादा है। और अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखा जाए तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट है नॉन डूअर है, स्वयं रिसीवर है, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, माय ब्रदर इंजर्ड व्हाइल सेविंग द चाइल्ड फ्रॉम अ बर्निंग हाउस। अब देखो इंजर्ड आया ना, इसके बाद मेरा भाई इंजर्ड, मेरा भाई इंजर्ड किया कि हुआ, स्वयं इंजर्ड हो गया ना। अर्थात इंजर्ड बच्चे को तो बचा ही रहा है, बच्चे को तो इंजर्ड करेगा नहीं, अर्थात बच्चे को बचाते समय स्वयं इंजर्ड हो गया। अर्थात यहां पर लगाएंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। दैट्स क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, सम प्रिजनर्स वर पॉइजन्ड इन द जेल लास्ट वीक। अब देखो अब ये किसमें दिया गया है, पैसिव वॉइस में दिया गया है, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सेंटेंस आपका नो एयर होगा। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और टॉपिक समझ में यदि आपको आ रहा है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है माय डियर, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही धांसू कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपको कमेंट करने से हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करें, जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, आइए पढ़ ही रहे हैं, लगे हाथ एक टॉपिक को और पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए जानते हैं कौन सा टॉपिक है। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना पड़ेगा। आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है। ये कुछ वर्ड हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहते हैं। ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सब हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं। अब इनका प्रयोग ध्यान दीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स देखा जाए दो तरीके से आता है, या तो ये प्रोनाउन होगा या तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। दैट्स क्लियर। प्रोनाउन होगा तो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से प्लस ऑफ लगा होगा। एडजेक्टिव होगा कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड प्लस डायरेक्ट नाउन होगा। अर्थात नाउन से डायरेक्ट पहले आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ऑफ से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, है ना। अभी जो ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान समझिएगा। जहां कहीं भी एक कॉन्सेप्ट आता है इस स्ट्रक्चर में, ये जो ऑफ होता है सिलेक्शन या चॉइस को बताता है ना। सिलेक्शन या चॉइस को बताने के कारण हम इसके बाद नाउन को हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि नाउन प्लूरल होगा तभी हम सिलेक्शन या चॉइस कर पाएंगे। दैट्स क्लियर। सीधा दे बेटा, क्योंकि जब नाउन प्लूरल होगा तभी हम सिलेक्शन या चॉइस कर पाते हैं, इसलिए नाउन क्या होता है, प्लूरल। लेकिन इसमें से हम जितने नाउन का चयन करते हैं, ईच, ईच माने एक का चयन हुआ,
एवरीवन मतलब एक का चयन हुआ, नाइदर मतलब भी एक का चयन हुआ, आइदर मतलब भी एक का चयन हुआ। जितने का चयन होता है एक्चुअल में सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है। अर्थात एक सब सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। दैट्स क्लियर। जबकि दूसरी तरफ ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव है जो नाउन को डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं और नाउन की संख्या को डिसाइड करते हैं। एज अ, ये क्या है, एज अ डिटरमाइनर्स के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं, ये डिटरमाइनर के रूप में आते हैं। नाउन की संख्या को डिटरमाइन करते हैं। ईच माने एक, एवरी माने एक, आइदर माने एक। इसलिए इनके बाद जो भी ये नाउन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी नाउन आ रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर हैं। और इनके बाद वर्ब भी क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी, क्योंकि जितने लोग एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमारी वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझें, क्लियर। दो तरीके से, दो कॉन्सेप्ट में इसको चलेंगे, डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द टास्क। जहां जहां गलती हो सकती है उस सारी संभावनाओं को हम डिस्कस करेंगे, है ना। ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर ये क्या है माय डियर, ये एज ए प्रोनाउन आ रहा है। ऑफ क्या बता रहा है, ऑफ आपका सिलेक्शन या चॉइस बता रहा है, चॉइस। अब हम चॉइस तभी कर सकते हैं जब यहां नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल। प्लूरल नहीं दिया है, प्रॉब्लम हमारी यहां है। अर्थात पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका ये होगा, अर्थात यहाँ क्या होगा, स्टूडेंट्स। अब इसमें से चयन कितने का किया गया, ईच। ईच मतलब ये क्या शो कर रहा है, सिंगुलर। अब इसके हिसाब से वर्ब चेक करो क्या है, सही है। अर्थात पहली गलती आपकी संभावना है कि नाउन में दे सकता है। अब दूसरी गोल, अगर यही कह दिया जाए आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां द होना चाहिए, है ना। ध्यान दे, द का प्रयोग अक्सर हम करते हैं सिलेक्शन चॉइस करते समय। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द टास्क। ध्यान रखें। अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहां तक सही है। ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अब इसके हिसाब से वर्ब को चेक करो, ये गलत है। अर्थात दूसरी संभावना आपकी वर्ब की बनती है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कह दिया जाए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर टास्क। ये अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सही है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। अब इसके हिसाब से वर्ब चेक करो, ये भी सही है। अब इसके हिसाब से पॉसेसिव एडजेक्टिव चेक करो, ये गलत है। क्या होना चाहिए, हिज। अर्थात इस तरह क्वेश्चन में आपका तीन तरह की गलतियां दे सकता है। एज ए आपका प्रोनाउन चेक किया गया। अब लेट्स सी एडजेक्टिव के रूप में कैसे आएगा, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। पॉज करके देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अब देखो ईच क्या है, एडजेक्टिव है। एक डायरेक्ट इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ईच माने क्या होता है, एक एक होता है। अर्थात ये प्रॉब्लम यहां है, क्या होनी चाहिए आपकी, टीचर। पहली समस्या। दूसरी समस्या, जैसे कह दिया जाए ईच टीचर हैव बीन honored for their best deeds, या ऐसे कह सकते हैं बेस्ट वर्क। अब ध्यान दें, अब देखो ईच टीचर सही है, डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहा है। अब ये क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट। इसके हिसाब से वर्ब चेक करें तो गलत है, क्या होना चाहिए, हैज।
अब इसके हिसाब से आप पॉसेसिव एडजेक्टिव चेक करिए, ये भी क्या गलत, सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, हिज। बात क्लियर। इन द सेम वे अगर कह दिया जाए आइदर ए स्टूडेंट bring his own lunch box। अब देखो आइदर स्टूडेंट से क्या है, सिंगुलर है, स्टूडेंट सिंगुलर, सिंगुलर होने के नाते क्या है, गलत है, क्या होना चाहिए हम माय डियर, ब्रिंग्स होना चाहिए। क्लियर। अब यहीं पे कह दिया जाए आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स bring his own lunch box। अब देखो आइदर ऑफ का प्लूरल है, सही है, आइदर क्या बता रहा है, सिंगुलर है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा। दैट्स क्लियर। पहला कैसे है, नॉर्मल तरीके से आप ये हैंडल करेंगे, दैट्स क्लियर। लेकिन अब दूसरा केस इसमें आता है, कैसे हैंडल करेंगे, वो महत्वपूर्ण आपका मुद्दा है। दूसरा केस क्या है, आइए देखते हैं। आइए देखो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एकदम गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कैसे, देखो पहले ढंग से देखते हैं। केस नंबर सेकंड VIMP मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनका प्रयोग तब करते हैं जब केवल हमारे पास दो नाउन हो, ओनली फॉर टू नाउन्स, केवल दो नाउन है सेंटेंस में, तो या तो आइदर ऑफ लगाएंगे या तो नाइदर ऑफ लगाएंगे। क्लियर। एनी वन ऑफ एंड नन ऑफ या एनी ऑफ भी लगा सकते हैं। इनका प्रयोग तब करते हैं जब मोर देन टू नाउन्स, जब नाउन की संख्या दो से ज्यादा हो। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, केवल दो नाउन हो तो आइदर एंड नाइदर प्रयोग करेंगे, दो से अधिक नाउन हो एनी या नन का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं कैसे। पहले स्मॉल स्मॉल पार्ट में मैं चेक कर रहा हूं, फिर फुल डिटेल क्वेश्चन बताऊंगा आपको, है ना। पहले आप इसको क्लियर करना सीख जाइए ना। आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स, आइदर कितने नाउन है, यहाँ पर दो हैं, ये हमारा क्या है, सही है। फिर देखो नाइदर ऑफ 4 स्टूडेंट्स, अब ये दो से ज्यादा है, अर्थात ये क्या है, गलत है। यहां पर नाइदर नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, नन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला एनी ऑफ 2 बुक्स, यहां कितने नाउन है, दो नाउन है, अर्थात ये भी गलत है। दो नाउन होने के कारण एनी नहीं, तो यहां पे क्या लगना चाहिए, आइदर का प्रयोग करेंगे। अगला नन ऑफ 2 गर्ल्स, ये भी गलत है क्योंकि यहां दो लड़कियां हैं, नन का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, तो यहां क्या करेंगे हम, नाइदर का। उम्मीद करता इतनी बात आपको समझ में आई है। क्लियर। दो है ना, संख्या क्लियर है ना। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखे गए हैं जहां पर संख्या नहीं दी गई है, जैसे देखो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, एनी ऑफ द बुक्स, नन ऑफ द गर्ल्स। अब क्या लगाएंगे फिर, अब बताओ इसमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं। लेट्स, आई एम गिविंग 3 and 4 seconds, try and tell me and you can comment। क्लियर। माय डियर, वीडियो देखा करें, यदि आप अच्छा लगे कमेंट जरूर करके जाया करें। कमेंट करने में क्या लगता है आपका, कुछ नहीं, आपका ये कमेंट हमारे लिए जिंदगी होता है, हमारे लिए सांस की तरह होता है, जिससे हम और इंस्पायर होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाते हैं और मेहनत करते हैं। चलो बताओ, अच्छा यहां आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कितने हैं, क्लियर नहीं है। ध्यान समझना, यहां पर कॉन्सेप्ट को यही गलती होती है। यहां पे आपको मन में आ रहा हो ना, आइदर नाइदर गलत है, एनी और नन क्या है, सही है, अर्थात दो गलत है और दो सही है। ऐसा नहीं है माय डियर, यहां पर सभी सही माने जाएंगे, सभी सही है। अब कहेंगे सर क्यों, क्योंकि माय डियर आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब बताओ यहां कितने नाउन हैं, दो है कि दो से ज्यादा है, दो होने पर भी तो प्लूरल होता है ना, और दो से ज्यादा होने पर प्लूरल होता है, अर्थात ये ऑलरेडी एज्यूम कर लिया जाता है, ये इसके साथ अंडरस्टूड हो जाता है, इसलिए इनके साथ प्लूरल नंबर नाउन आ रहा है। जब नाउन की संख्या क्लियर ना हो, ध्यान समझना, यदि नाउन की संख्या स्पष्ट ना हो, दो है कि दो से ज्यादा है ना, तब आप इस अवस्था का प्रयोग करेंगे,
तब आपका एक भी गलत नहीं होगा। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आइए देखिए क्वेश्चन में कैसे हम इसे एडजस्ट करते हैं। ध्यान रखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, एनी ऑफ टू फोटोज, है ना। अब आगे आ जाओ, उधर दो गलतियां दे सकता है। एनी ऑफ टू फोटोज, एनी, अब कितनी फोटो है? दो है। तो पहली प्रॉब्लम आपकी यहाँ है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? आइदर लगाएंगे। फिर आगे चेक करो, दैट क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है, लेफ्ट में नाउन है, राइट में वर्ब है। इसके हिसाब से चेक करो क्या है। नाउन प्लूरल है, रिफ्लेक्ट क्या है आपका? सही है। क्लियर? और देखो, एनी, आइदर, नाइदर जहां कहीं भी आता है, यहां पर जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो कैसा बनता है? सिंगुलर। और जब इसके हिसाब से चेक करने जाएंगे तो ये हमारी वर्ब क्या है? सही है। अर्थात गलत कहां है? सिर्फ यहां गलत है। दैट्स क्लियर? और क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही कह दिया जाता अगर आपका नाइदर ऑफ द गर्ल्स, देखो, अब नाइदर ऑफ, ऑफ है तो गर्ल्स होगा। इसमें कितने का चयन है? सिंगुलर का। ये क्या है? सिंगुलर है। इसके हिसाब से चेक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हैज हो जाएगा। अब यहां देखो, नाइदर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहां गर्ल्स का नंबर डिसाइड नहीं है। अगर यही पर कह देता है आपका, ऐसा कहता नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, अब देखो, नाइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स, अब नाउन की संख्या क्या हो गई? दो से ज्यादा। अब प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। क्यों? क्योंकि यहां नाउन की संख्या क्लियर कर दे रहा है कि दो है कि दो से ज्यादा है। अब हमें इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द गर्ल्स, सिंगुलर एंड सिंगुलर। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया यहां तक कोई बात? अब देखो, इसमें एक बार एसएससी में ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है, ध्यान से समझो। अब ये पूरा सेंटेंस को आपको इंप्रूव करना था, पूरा सेंटेंस इंप्रूव करने दिया हुआ था। पहला ऑप्शन दिया था, चलो बताओ, फटाक कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ भाई। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से। चलो देखो, पहले क्वेश्चन को गंभीरता को देखते हैं। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, यहां नाइदर का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां नाउन का नंबर क्लियर नहीं दिया हुआ। ध्यान देखिए, डिड नॉट। अब देखो, नाइदर स्वयं क्या है? नाइदर स्वयं नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं कर, अर्थात पहली प्रॉब्लम हमारी ये है। ठीक है। अब नाइदर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर भी तो है, इससे दूसरी प्रॉब्लम ये है। पहले क्वेश्चन गंभीरता को देखो, है ना। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है तो हमें इंप्रूव करना ही पड़ेगा, अर्थात नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, अब नन ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट, ये नेगेटिव, ये डबल नेगेटिव, ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा, आइदर ऑफ द गर्ल्स, अब देखो इसे पॉजिटिव कर दिया गया, डिड नॉट क्या है? यहां पर सही हो गया, लेकिन अब ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हमारा क्या है? दियर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही होना चाहिए ना। क्लियर? ध्यान रखियो, नाइदर आ गया, ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट हटा करके डिड नॉट हटाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से हो सकता है। पहला आंसर तो ये होगा, या तो दूसरा आंसर आप ये कर दीजिए, क्या आइदर लगा रहे हैं, आइदर ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, आप ये भी लिख सकते हैं। या ऐसा भी ऑप्शन में आएगा, नन ऑफ द गर्ल्स कंप्लीटेड हर वर्क, ये दोनों ऑप्शन भी आपके सही होंगे। दैट्स क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो ऐसे अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप बताइएगा। बाकी प्रैक्टिस सेशन प्रोनाउन का अलग से चलाएंगे, उसका हम
ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। फिलहाल यहां तक आपका हो गया आज का 2 टॉपिक। ऐसे ही डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। आपका लाइक, आपका कमेंट करना हमें आपके जिंदा होने का एहसास दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और अच्छा और अच्छा और अच्छा कंटेंट लेकर के आए। इसलिए कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा आप। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।